समय पहले एक गांव में हेमंत और शारदा नामक पति पत्नी रहते थे। उनका रितिका नामक एक सुंदर सी बेटी भी थी। हेमंत अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो जो भी मांगती थी हेमंत उसे देता था। रितिका को पेड़ पौधे उगाना बहुत पसंद था। हेमंत खेती करते हुए आए पैसों से अपने परिवार का देखभाल करता था। एक दिन जब रितिका पाठशाला से वापस आ रही थी, उसे रास्ते में एक आदमी आम के पौधों को बेचते हुए नजर आता है। मेरे घर के पास बहुत सारा खाली जगह है, इन पौधों को लेके वहाँ उगा सकती हूँ। ऐसे सोचकर वो उस आदमी के पास जाती है। अंकल, आपके पास मौजूद सारे अलग अलग पौधों में से एक एक प्रकार मुझे दे दीजिए ना। इतने प्रकार के आम के पौधों के साथ तुम क्या करोगे बेटी? मेरे घर के पास खाली जगह है, वहाँ इन्हें उगाऊंगी। ठीक है बेटी। ऐसे वो उस आदमी के पास के सारे प्रकार का एक एक पौधा लेके जाती है। रितिका उन पौधों को लेके अपने घर के पास लगाती है। एक दिन हेमंत उस खाली प्रदेश में मौजूद आम के पौधों को देखता है। अरे, इस खाली स्थान में पौधे कहाँ से आए? अगर ये पौधे पेड़ बन गए तो उनके जड़ों की वजह से ये घर बनाना मुश्किल हो जाएगा। कभी ना कभी मुझे इस स्थान में एक घर बनाना ही होगा। ये फैसला करके उन पौधों को निकालने ही जाता है जब उसकी बेटी रितिका वहाँ आके देखती है। पापा, आप उन पौधों को क्या कर रहे हो? इस स्थान में एक बड़ा घर बनाना है ना बेटा। ये पौधे जब पेड़ बन जाएंगे तो उन्हें निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उन्हें अभी निकाल दे रहा हूँ। पापा, आपको तो पता है ना कि मुझे पौधे उगाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी अध्यापक भी कहती है कि पौधे उगाना अच्छी आदत है, और इतना ही नहीं, पौधों से हमें ताजा ऑक्सीजन भी मिलता है। मुझे इस खाली स्थान में पौधों को उगाना है, मेरे लिए इन्हें रहने दीजिए ना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें कैसे ना करूँगा। तुम्हारे लिए इन पौधों को नहीं निकालूंगा, ठीक है? ऐसे कह के वहाँ से चला जाता है। तब से रितिका उन पौधों को ध्यान से पानी डाल के उनका ख्याल रखती है। कुछ सालों बाद वो पौधे बड़े आम के पेड़ बन जाते हैं और बहुत सारे आम देते हैं। ये देख रितिका बहुत खुश होती है। अरे वाह, बहुत आम आए हैं, और वो भी इतने प्रकार के। बाहर खरीदने की जरूरत भी नहीं है। उसी साल में हेमंत की खेती में पानी ना रहने के कारण फसल नहीं आता है, और उसे समझ नहीं आता है कि वो उसका कर्ज कैसे चुकाएगा, और इस सोच में पड़ जाता है। अरे क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों हो? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लिया हुआ कर्ज कैसे चुकाऊंगा। रितिका उसके माँ बाप की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है। मैंने जिन पौधों को उगाया है उन पे बहुत आम आए हैं। अगर उनको बेचेंगे तो बहुत पैसे आएंगे। मुझे ये बात पापा को बताना है। पापा, आप निराश मत होना। आपकी बातें सुनने के बाद मुझे एक योजना आया है। क्या कह रही हो बेटी? पापा, आप पहले मेरी बात तो सुनिए, आपको तब समझ में आएगा। ठीक है, बोलो बेटी। पापा, क्या आपने देखा कि हमारे आम के पेड़ों पे कितने आम उगे हैं? पता नहीं बेटा, मैंने देखा ही नहीं। वैसे इस समय में आम के बारे में क्यों बात कर रही हो? एक बार सोचिए तो पापा, उन आम को अगर आप बेचेंगे तो बहुत पैसे आएंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा सोच है बेटी। मुझे तो उन पेड़ों के बारे में याद ही नहीं आया। बसंत का मौसम होने के कारण ये सोच के ज्यादा पैसे देंगे कि आम जल्दी आ गए, इससे हमारा कर्ज भी चुका सकता हूँ। ऐसे खुशी से कहता है। अगले दिन सुबह हेमंत उन पेड़ों के पास जाकर सारे आम को इकट्ठा करता है, एक बंडी पे लगा के बेचने लगता है। आम आम, मीठे आम, नारियल आम, बंगिनपल्ली आम, चित्तूर के आम, नूजीवीडू के आम, नीलम के आम, ऐसे अलग अलग प्रकार के आम को मैं आपके घर के पास लाया हूँ। लीजिए लीजिए। बसंत के मौसम में इतने प्रकार के आम आने पर
सभी ये सुनकर आम खरीदने आते हैं। बाबू, 1 डजन बंगिनपल्ली के आम का क्या दाम है? डजन आम 120 के है जी। ठीक है, 1 डजन दे दो। ऐसे उसके सोच के अनुसार ही जितना भी दाम हो लोग उससे खरीदते हैं। उसके पास के सारे आम बिक जाने पर वो खुशी खुशी घर लौटता है। घर जाते ही आम बेचने से आए हुए पैसों की गिनती करता है। इस साल मेरे खेती में नुकसान आने के बावजूद मेरी बेटी की एक अच्छी आदत की वजह से आज मेरे पास पैसे हैं। रितिका, रितिका। जी पापा, क्या आपने उन आम को बेच दिया? सारे आम बिक गए बेटी, और आज अगर मेरे पास इतने पैसे हैं तो वो सिर्फ तुम्हारे वजह से। उस दिन मैंने हमारे घर के लिए उन पौधों को निकालना चाहता था, अगर रुक गया तो सिर्फ तुम्हारे लिए। आज हमें इस कठिन परिस्थिति से तुम्हारे आम के पेड़ ही बचाए हैं। अब मैं बाकी के आम भी बेचूंगा। ऐसे वो सारे आम बेच के आए हुए पैसों से कर्ज चुका के बचे हुए पैसों से आम के और बीज खरीद के उन्हें बोना करता है। तब से वो आम के पेड़ उगाते, आम को बेच के आए हुए पैसों से एक नया आम का दुकान लगाता है। वहाँ आम बेचते हुए परिवार के साथ खुशी से रहता है। डब्बा वाला। बिष्णुपुर नामक एक गांव में अमित नामक एक डब्बा वाला अपने परिवार के साथ रहता था। अमित एक बहुत ही साधारण परिवार का आदमी था। उसकी पत्नी हिमा सिलाई करके थोड़े बहुत पैसे जमा करती थी और उनके बेटा अमर पढ़ाई करता था। अमित घर का सारा खर्चा डब्बे वितरण करके जो पैसे मिलते थे उससे चला लेता था। अमित हर दिन सुबह 8 बजे उठ के अपने साइकिल पे शुरू होके घर घर को जाके नाश्ते के डिब्बे इकट्ठा करता था और उन डिब्बे में से कुछ पाठशाला में, कुछ कारखानों में समय पर पहुंचाता था। ऐसे ही हर दिन बहुत डब्बे वितरण करके डब्बे के 10 रुपए लेता था। आए हुए पैसों के साथ अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाता था। अमित जिस स्कूल में डब्बे पहुंचाता था उसी स्कूल में उसका बेटा अमर पढ़ता था। उसके पिता का हर दिन ऐसे धूप और बारिश में साइकिल चलाना, पसीने में मेहनत करना अमर को बहुत दुख देता था। ऐसे जब एक दिन अमित घर पे था तो अमर ने समय देखकर, पिताजी मुझे आपसे बात करना है। हाँ बोलो बेटा, कैसे पढ़ रहे हो तुम? मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ पापा, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो बेटा। पापा, आप मेरे लिए और मेरे स्कूल के फीस के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप ऐसे धूप और बारिश में बहुत दूर के किलोमीटर साइकिल चलाते हुए डब्बे पहुंचाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेहनत के बिना पैसे कहाँ से मिलेंगे बेटा? भविष्य में तुझे एक बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा। मेरी तरह ऐसे छोटे काम नहीं करना है तुम्हें, और पसंद करे तो सब कुछ अच्छा लगता है बेटा। पिताजी की बातें सुनकर अमर सोचता है कि वो सारी बातें सच हैं, पर फिर भी उसे तसल्ली नहीं होती है और अपने पिता को ऐसे मेहनत करना देख नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि इन सब का हल सिर्फ उसका अच्छा पढ़ना ही होगा। इसीलिए वो दिन रात मेहनत से पढ़ाई करता है। ऐसे पढ़ाई करते वक्त अमर को अपने पिता का काम आसान करने के लिए एक उपाय सूझता है। तुरंत वो उसके विचार सारे एक पेपर पे लिखता है। अगले दिन अमर अपने पिता के घर होते समय देख अपने विचार सारे उनसे कहता है, पापा, आपके ही काम में मेहनत के बिना आपके साथ ज्यादा लोग काम करते हुए अब की आपकी आमदनी से भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए मेरे पास एक उपाय है और इसमें आपको निवेश रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हो तुम? व्यापार चलाने की क्षमता हम में नहीं है। जाओ जाके पढ़ो बेटा। ये क्या बात हुई जी? पहले सुनो तो सही कि वो क्या कहना चाहता है। अगर वो ये कह रहा है कि निवेश के बिना ज्यादा पैसे कमाने का उपाय है और वो भी इतने छोटे उम्र में, आपको तो खुश होना चाहिए ना।
मेरी बात तो सुनिए पिताजी, सच्ची में ये मुमकिन है। ठीक है, बोलो, मैं भी अब तो जानूं ये कैसे मुमकिन है। और ऐसे अमर अपने पिता को उसके विचार बताना शुरू करता है। पापा, हमारे गांव में कुल मिला के 350 परिवार है। आपके गिनती के अनुसार डब्बा देने वालों के परिवार में कारखानों में काम करने वाले, सरकारी कार्यालय में काम करने वाले, स्कूल और कॉलेज जाने वाले होंगे। इसीलिए उन सारी जगहों में मैं अपने दोस्तों के साथ नौकरी का मौका है। इच्छुक लोग आवेदन कर सकते हैं। निम्नलिखित पता पे आके अपना नाम और बाकी विवरण दे के नौकरी तुरंत शुरू कर सकते हैं। ऐसे पेपर में लिख के दीवारों पे चिपकाएंगे। उसके बाद जितने भी लोग आते हैं उन सबको यही काम समान रूप से विभाजित करेंगे। महीने के अंत में आए हुए पैसों में आधा हम उनको दे देंगे और आधा हम रख लेंगे। ठीक है, तुम्हारे गिनती तो मुझे समझ नहीं आ रहे, पर इसे हम ईमानदारी से कोशिश करेंगे। पढ़ाई का ज्ञान तुम्हारा है बेटा, और जिम्मेदारी का डर है मेरा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा सोच गलत है। तुम जाके तुम्हारे दोस्तों के साथ दीवारों पे नौकरी का अवसर के पेपर चिपकाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है। ऐसे कहकर अमित वहाँ से चला जाता है। अपने पिता का दिया हुआ अवसर देख अमर अपने दोस्तों के साथ स्कूल, सरकारी कार्यालय, कारखाने, कॉलेज जैसे जगहों के बाहर उन पत्रिकों को चिपकाता है। और इतना ही नहीं, वहां पे लोगों को भी उसने बताया कि उसके पिता ने एक नया व्यापार शुरू किया और उसमें नौकरी का अवसर है। सभी को अमित के व्यक्तित्व के बारे में सालों से पता है, क्योंकि वे डब्बा वाले की तरह सालों से काम कर रहे हैं। तो इसीलिए गांव के लोग उसके पास काम करने के लिए सहमत होते हैं। नौकरी के बारे में विज्ञापन करने के कुछ ही दिनों में 60 लोग अमित के घर नौकरी के लिए आते हैं। आए हुए 60 लोगों को 5 अलग अलग भाग के जगहों के लिए विभाजन करते हैं। 12 लोग कारखानों के लिए, 12 सरकारी कार्यालय के लिए, 24 लोग स्कूल और कॉलेज के लिए और 12 को बाकी जगहों के लिए विभाजन करते हैं। इन सबको डब्बे इकट्ठा करके उन्हें उनके जगहों पे पहुंचाना था और सब काम पे लग जाते हैं उनके साइकिल पे। पहले महीने बाद डब्बा बेचने वाले परिवार उनको उनके महीने का पैसा 600 दे देते हैं। ऐसे 175 परिवार 600 रुपए महीने को भरने के बाद अमर के पिता के पास 1,05,000 रुपए आते हैं। 1,05,000 रुपए? उसमें से आधा तो हमारे साथ काम के कर्मचारियों को देने में ही जाएगा। फिर भी 52,500 रुपए तो बच जाते हैं। मेरा बेटा तो हीरो है। अमित ऐसे बहुत ही कम समय में एक अमीर व्यापारी बन जाता है। अमित के जीत का गांव के सारे लोग अभिनंदन करके उसका सत्कार करते हैं। पर उस समय पर अमित कहता है कि सत्कार उसे नहीं बल्कि उसके बेटे का करना चाहिए। इस जीत के पीछे मैं नहीं बल्कि मेरा बेटा है। 16 साल के मेरे बेटे से मेरी मेहनत और पसीना देखा नहीं जा रहा था और उसने तब इस व्यापार के बारे में सोचा। मेरे पास आके उसने इस उपाय के बारे में कहा। पढ़ा लिखा ना होने के कारण मुझे तो ये सब समझ में नहीं आया, पर उसने हार नहीं मानी और मुझे इस व्यापार के बारे में सब कुछ समझाया, नौकरी के अवसर के बारे में सबको बताया और मुझे यहाँ तक ले आया। मेरा बेटा ही असली हीरो है। ऐसे कहकर अमर का सत्कार करता है अमित। तो इस कहानी का नैतिक अच्छे विचार सोचने के लिए उम्र की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर अपने मन में कुछ ठान ले और कृषि करे तो सफलता जरूर मिलेगी। विकाराबाद के गांव में रितेश नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पास व्यापार करने के पैसे तो थे, पर उसे पता नहीं चल रहा था कि कौन सा व्यापार शुरू करे। इसीलिए वो इस विषय में
फैसला लेने के लिए अपने पिता के साथ चर्चा करता है। पिताजी, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपके दिए हुए पैसों से मैं कौन सा व्यापार शुरू करूं। अरे उसमें क्या है, पकौड़ी का व्यापार शुरू करते हैं। पकौड़ी का व्यापार? हाँ बेटा, हमारे गांव में जलेबियों का, समोसे का, अचार का, पापड़ का ऐसे बहुत व्यापार है। तो तुम्हें कुछ अलग व्यापार करना होगा। गांव में जो व्यापार नहीं है, अगर तुम करोगे तो अच्छा लाभ पाने का मौका होगा। सिर्फ सादा पकौड़ी कौन खरीदेगा पिताजी? इसीलिए हम सिर्फ सादा पकौड़ी नहीं बनाएंगे। तो फिर हम सादा पकौड़ी में साथ साथ चिकन पकौड़ी, फिश पकौड़ी, मिर्ची पकौड़ी, आलू पकौड़ी, प्याज के पकौड़ी, अंडे के पकौड़ी जैसे अलग अलग तरह के पकौड़ी बनाएंगे। ऐसे हमारा व्यापार को बहुत लाभ मिलेगा। रितेश को अपने पिताजी के बात सच लगे। परंतु मुझे इतने प्रकार के पकौड़ी बनाना नहीं आता है ना पिताजी। मुझे भी तो बनाना नहीं आता। हम खुद इन सब के विधि बनाएंगे और इसके लिए तुम्हारी माँ भी सहायता करेगी। ऐसे कहकर रितेश के पिताजी रितेश को प्रोत्साहित करते हैं। फैसले के अनुसार पकौड़ी को बनाने के सामग्री रितेश खरीद के रसोई घर में इकट्ठा कर रहा होता है कि उसके पिताजी पके हुए अंडों को 2 हिस्सों में काट रहे होते हैं और रितेश की माँ पकौड़ी के लिए बेसन का मिश्रण तैयार कर रही होती है। बनाए हुए मिश्रण को 6 अलग अलग बर्तन में बराबरी से रितेश की माँ डालती है। रितेश के पिताजी पहले बर्तन में कटे हुए अंडे, दूसरे बर्तन में कटे हुए प्याज, तीसरे बर्तन में कटे हुए मिर्ची, चौथे बर्तन में कटे हुए आलू, पांचवें बर्तन में कटे हुए केले और छठी बर्तन में कटे हुए चिकन के पीसेस डालते हैं और फिर एक एक करके उन सारे अलग तरह के पकौड़ी को तेल में तलते हैं। रितेश जब पकौड़ी का स्वाद देखता है तो उसको बहुत स्वादिष्ट लगता है। फिर वो अपने पिताजी के बातों को सच मानकर पकौड़ी के व्यापार को दृढ़ निश्चय से शुरू करता है। ऐसे शुरू हुआ था रितेश की जीत की कहानी। 15 साल बाद वही पकौड़ी का व्यापार रितेश को सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि बहुत घमंड और कठोर बना देता है। दूसरी ओर रितेश के पिताजी को बहुत दिनों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और सुनाई भी नहीं दे रहा था। इसीलिए वो रितेश को चिकित्सा करवाने के लिए पूछने की प्रयत्न करते हैं, पर रितेश कभी उनको समय ही नहीं देता था। इसीलिए रितेश के पिताजी खुद अस्पताल जाने का निश्चय करते हैं, पर उनके पास पैसे ना होने के कारण रितेश के दुकान को निकल पड़ते हैं। अरे रितेश बेटा, कुछ दिनों से न कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है न कुछ सुनाई दे रहा है। चिकित्सा के लिए 3000 रुपयों की जरूरत है। थोड़ा मदद करो ना बेटा। क्या 3000 रुपए? उतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। पर बेटा, कल ही तो तुमने बहू को बताया था कि हर रोज तुम्हें 30,000 मिलते हैं। आप पहले यहाँ से चलिए, कह रहा हूँ ना पैसे नहीं है। और घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद चिकित्सा के पैसे मांगने रितेश के पास गया था, पर उसने ये कहकर भेज दिया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। क्या 3000 के लिए उसने ऐसा कह दिया? व्यापार तो अच्छा चल रहा है ना। शायद उसको हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं। बहू ने भी खाना सिर्फ उन दोनों के लिए बनाया है। मैंने हम दोनों के लिए खाना बनाया है। तो फिर यही है, हमारा यहाँ रहना वो दोनों चाहते ही नहीं है। चलो इसी रात को यहाँ से निकलते हैं। ऐसे फैसला करके दोनों उसी रात गांव से निकल जाते हैं।
माता पिता के लापता होने पर भी रितेश को चिंता नहीं हुई। अगर किसी ने पूछा तो कहता था कि तीर्थ यात्रा पे गए हैं। रितेश को पकौड़ी के व्यापार में लाभ ही लाभ आ रहा था। वो उसके दुकान में 10 और सहायक को काम पे लगा के उनको सारे पकौड़ी के विधि सिखा के काम करवाता था। इसके अनुसार उसने पकौड़ी के दाम भी बढ़ा दिया था। मिर्ची पकोड़े 5 रुपए के 10 पीस, प्याज के पकोड़े 8 रुपए के 10 पीस, आलू के पकोड़े 10 रुपए के 10 पीस, अंडे के पकोड़े 15 रुपए के 10 पीस, चिकन के पकोड़े 20 रुपए के 10 पीस और मछली के पकोड़े 25 रुपए के 10 पीस। पकौड़ी का स्वादिष्ट होने पर लोग भी बहुत आते थे, जिसकी वजह से रितेश का दुकान हमेशा भीड़ से भरा और व्यस्त रहता था और दुकान का लाभ भी दुगना हो गया था। रितेश ऐसे ही उसकी संपत्ति बढ़ाने में दिन भर व्यस्त रहता था और उसकी पत्नी भी अपनी समय अपनी सहेलियों के साथ बिताने में और पैसे खर्च करने में व्यस्त रहती थी और उनके बच्चों के साथ भी ज्यादा वक्त नहीं बिताती थी। बच्चों के देखभाल के लिए एक ताई को रख के वो चले जाती थी। रितेश व्यापार और संपत्ति के मोह में पड़कर दोस्तों के साथ वक्त गुजारता था और उसकी पत्नी उसके सहेलियों के साथ वक्त गुजारती थी। इस वजह से उनके बच्चे बहुत लापरवाही से पले पड़े। रितेश अपने बच्चों को अनुशासन से नहीं बड़ा कर पाया और अपने बीवी को उसकी शौक से दूर नहीं रख पाया। अब रितेश के साथ प्यार से 2 बातें करने के लिए भी कोई नहीं था। उस समय में उसको उसके माता पिता की बहुत याद आती है। मैं कितना मूर्ख हूँ, प्यार से देखभाल करने वाली माँ और जिस व्यापार को इतने जिम्मेदारी से देखभाल कर रहा हूँ उसका मार्गदर्शन करने वाले पिताजी को मैंने अनादर किया है। न जाने वो कहाँ हैं, क्या कर रहे होंगे। मैं तुरंत उनको ढूंढ के घर वापस लेके आता हूँ। रितेश अपने माता पिता को ढूंढने अपने कार में निकल जाता है। गांव में ढूंढते ढूंढते उसको अपने माता पिता गंदे फटे हुए कपड़ों में नजर आते हैं। ये देख रितेश भाग के उनके पास जाता है और कहता है, आप ऐसे कैसे? ये सब मेरा ही गलती है पिताजी, मुझे माफ कीजिए और कृपया मेरे साथ घर चलिए माँ। रितेश को अपने गलती का एहसास होता है और वो अपने माता पिता के साथ घर वापस आता है। अपनी पत्नी को बोलता है कि आज से जो भी होगा माँ के अनुसार होगा और व्यापार का सारा संपत्ति अपने पिताजी के हाथ कर देता है। रितेश सिर्फ सहायकों का और पकौड़ी के विधि का देखभाल करता है और उसकी पत्नी बच्चों का देखभाल और पढ़ाई का ध्यान रखती है। सुख संपत्ति और परिवार का प्यार पाके सब सदा खुश रहते हैं। इस कहानी का नैतिक है, माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं है। परिवार का प्यार और देखभाल से बढ़कर और कोई जिम्मेदारी नहीं होती है।